हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एवन नौकरी चैनल में। हमारे साथ है फिरोज़ कुमार। तो फिरोज़, हमें आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? किस प्रकार से हुई? आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा अर्ली लाइफ देखेंगे तो मैं गांव बरदा से बिलोंग करता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अवनपुर, छत्तीसगढ़ के अवनपुर इलाके में। अवनपुर इलाके में पड़ता है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में ही कंप्लीट हुआ, और मेरा फैमिली का बैकग्राउंड देखे तो छोटा सा किसान परिवार है एवं उतना डेवलप नहीं है। छोटा सा घर, छोटा सा गांव। हमारे गांव में भी उतनी जनसंख्या नहीं है जिससे हम बाहर की दुनिया के बारे में ऐसे जान सके। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपना एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते गए, और धीरे धीरे करके मैं हायर सेकेंडरी स्कूल दरबा, जो कि कुरुद विधानसभा क्षेत्र धमतरी जिले में पड़ता है, वहाँ पे मैंने अपना हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया। वहीं कक्षा 11वीं में जब हम पढ़ रहे थे तो एक पीटीआई मैम ने बताया कि आपके जो सीनियर है वो इस फील्ड की तैयारी कर रहे। तो हमने भी इस फील्ड के बारे में जानने की मतलब जागरूकता दिखाई। तो मैडम को बोला कि कुछ जो आपके सीनियर है उन्होंने एनसीसी कर रखा है और वो आपको इस फील्ड की तैयारी करवा सकते हैं। तो हमने लगभग एवरेज 10 से 15 लड़के ग्रुप बनाकर मैडम को रिक्वेस्ट किया कि हमें ट्रेनिंग देने के लिए उसे बोले। और पता चला कि वो हमारे स्कूल के रोड से ही आना जाना कर रहे हैं। तो वह रोज़ क्लास छूटने के बाद शाम को हमें फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, और उन्हीं से हमें इस फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से पता चला। तो आपकी लाइफ में स्कूल में किस पॉइंट पे ऐसा आया कि आपको लगे कि आपको फोर्स ज्वाइन करना है? मैं कब मोटिवेशन पॉइंट क्या है? मोटिवेशन पॉइंट मेरा ये है कि जो सीनियर थे मेरे एनसीसी वाले, वो कई बार इसका एग्ज़ाम दिला चुके थे। एग्ज़ाम मतलब जो फिजिकल होता है भर्ती रैली, उसमें। और वो हर बार एग्ज़ाम निकालते थे, लेकिन उनका कुछ एवरेज नंबर ना आने के कारण वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो हम भी सोचे कि अगर हमें सिखाने वाला आदमी ऐसा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमने भी तैयारी किया। और आ, कौन सी कक्षा होती? तो मतलब आपने अपनी पीटीआई टीचर से बोला कि आपको एनसीसी के बारे में बताएं। जी आपने वहाँ से कॉलेज में आके एनसीसी ज्वाइन करी। जी जी फिर एनसीसी से आपको फोर्स में जाने के लिए मोटिवेशन मिला। जी एनसीसी में जाके हमें पोस्ट के बारे में और सारी जानकारी मिली। और एनसीसी करते करते कई सारे आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स हमसे मिले, और कई सारे कैंप्स दिए गए, जिनमें हम उनके वर्दी को देख के हमें भी लगता था कि हम भी आर्मी ज्वाइन करें और इस वर्दी को पहने। ठीक है। और कुछ ऐसा हुआ कि हम इस फील्ड में तैयारी करते रहे। कई लोगों ने बोला कि आपसे नहीं होगा, मत करो, लेकिन हम भी करते ही रहे। हमारे दर्शकों को एनसीसी के बारे में बताइए। आपने ज्वाइन कैसे किया? आपको पता कैसे चला? वो पूरा प्रोसेस। अगर कोई 12वीं में जो लड़का है, 10वीं में जो है उसको फोर्स ज्वाइन करना है, तो एनसीसी किस प्रकार से उसे हेल्प कर सकता है? उसका प्रोसेस क्या होगा? और एनसीसी में जाने से उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे? आप प्लीज़ दर्शकों को बताइए मत। जी, मुझे एनसीसी के बारे में जैसे ही मालूम हुआ तो अपने सीनियर को मैंने पूछा, जो मुझे एनसीसी के बारे में ट्रेनिंग देने आते थे। और उन्होंने बताया कि हम 9वीं और 11वीं में भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते थे बाई थ्रू स्कूल। तो उस समय तो हमारा एवरेज एज निकल चुका था। तो मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया। मैंने एनसीसी एसपीसीए कॉलेज नयापारा में ज्वाइन किया। लेकिन मैं वहाँ रेगुलर स्टूडेंट नहीं था। मैं हीरालाल कॉलेज अभानपुर में रेगुलर स्टूडेंट था। तो मुझे अ, वहाँ। यानी कि जो स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, जी उसके कॉलेज में एनसीसी नहीं है, जी तो दूसरे कॉलेज में भी जाके अपना हाँ एनसीसी। एनसीसी ज्वाइन कर सकता जी सर। है ना? तो
उसके लिए एनसीसी ज्वाइन करने के लिए भी कुछ फिजिकल क्राइटेरिया होता जी, फिजिकल क्राइटेरिया हुआ था हमारा, जैसे भर्तियों में होता वैसे ही 1600 मीटर दौड़ाया था, बीम खिंचवाए थे, चिन अप खिंचवाए थे। है? ओके। जी, तो उसमें हम क्वालिफाइड हुए थे, तो हमें एनसीसी में बोला गया था कि आपका हो सकता है, चांसेस है करके, लेकिन इतना नहीं पता था कि हो जाएगा। लेकिन जब हुआ तो बहुत खुशी हुई, और जब फर्स्ट टाइम हमने वर्दी पहना तो अच्छा, मतलब प्राउड फील हुआ हमको। ओके। जी। तो कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? कॉलेज लाइफ तो अदर देन एनसीसी आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी हीरालाल कॉलेज? जी, हीरालाल कॉलेज में मेरा उतना अच्छा नहीं था, मैं रेगुलर नहीं जाता था, भले ही रेगुलर स्टूडेंट था वैसे, लेकिन अधिकतर मैं जाता था। लेकिन उस समय कोविड-19 का भी दौर था, तो उतना कॉलेज नहीं जाता था हम लोग, और सरकार के द्वारा भी रोक लगा दिया था कि कॉलेजेस नहीं जाएंगे। ओके, तो लॉकडाउन में आपने कॉलेज की पढ़ाई करी है, जी। और थ्रू आउट आपके 3 साल के पूरे कॉलेज के टेन्योर में लॉकडाउन ही था? नहीं, फर्स्ट ईयर हमने कॉलेज रेगुलर। फर्स्ट ईयर रेगुलर किया? जी, फिर? जब एग्ज़ाम का टाइम टाइम था, हमने 3 एग्ज़ाम दिला दिए थे, और चौथे एग्ज़ाम जब इंग्लिश का था एग्ज़ाम, उसी दिन ऑर्डर आया कि अब एग्ज़ाम घर में होगा, मतलब ऐसे। बच गए मतलब, जी, इसके एग्जाम में बच गया? ठीक है। जी, जी, तो आप दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे और किसी अन्य कॉलेज में आपने एनसीसी ज्वाइन किया, जी, तो उन दोनों के बीच में आपको तालमेल बिठाने में कुछ परेशानी है? जी, थोड़ी बहुत आई, क्योंकि मेरा इस कॉलेज में भी जाना और इस कॉलेज में भी एनसीसी करना, तो दोनों कॉलेज के बीच में दूरी क्या है? दूरी लगभग 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। ठीक है। तो एनसीसी से आना, फिर तैयार होना, फिर कॉलेज जाना, ये नहीं हो पाता था। मतलब जिस दिन एनसीसी की परेड लगी थी, उस दिन मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। तो हफ्ते में एक दिन, बुधवार के दिन जी। एनसीसी की परेड होती है, हाँ। ठीक है? और शुक्रवार। शुक्रवार को भी, और को भी भूल गया है। तो एनसीसी में आपने 3 साल कंप्लीट किए जी, और सी सर्टिफिकेट भी पास किए, जी। तो क्या उनकी ट्रेनिंग रहती थी? क्या परेशानियां आई? क्या चीज़ आपको मेमोरेबल लगी? ये आप दर्शकों को बताएं। ये मेमोरेबल तो ये लगी कि जो एनसीसी किए हम, तो उसमें हमारा जो डिसिप्लिन है, वो अदर स्टूडेंट के क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट हमारा थोड़ा अच्छा था। ओके। और हमें ये फोर्स के बारे में जानकारी मिली, डिफेंस, और जो अपना कंट्री है, अपना देश पे जो प्राउडनेस है, वो हमें अलग से आ गई, क्योंकि हमें लगने लगा था कि हम उसी उसी दौर में हम फौज में हैं। ओके, तो एनसीसी की ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो- आपको लगा कि आप रेगुलर आर्मी में ही हैं जी, और उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपकी हेड भी अच्छी खासी है, जी। तो ज़रूर इसका एडवांटेज आपको एनसीसी में मिला हो। एनसीसी, जी, एनसीसी में तो एडवांटेज बहुत सारा मिला, क्योंकि अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी तगड़ी थी। तगड़ी मतलब तगड़ी थी। अच्छी थी, अच्छी तगड़ी थी। और एनसीसी का बेनिफिट भी मिला मुझे, 4 पॉइंट कुछ कुछ नंबर ऐसे एवरेज मिला था। मतलब असम राइफल के एग्जाम आपने दिया है तो? जी, जब मैं मेन सर्टिफिकेट में था एनसीसी में, तब दिला। मतलब सी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नहीं आया था, मैंने भी सर्टिफिकेट लगाया था ओके। उस समय, तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिला, और अभी भी मेमोरेबल है एनसीसी की यादें। क्या रूटीन रहता है एनसीसी में? एनसीसी में तो कैंप का रूटीन रहता है। ये कैंप के बारे में, एनसीसी कैंप, देखो, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो एनसीसी का एटीसी होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वो सभी कैडेट को करना अनिवार्य होता है। उसके साथ कुछ विशेष कैंप्स भी होते हैं। तो आपने एटीसी अटेंड किया है? जी, मैंने सिर्फ एटीसी, क्योंकि 2 एटीसी अटेंड किया आपने, जी, दो है ना? एटीसी अटेम्प्ट किया। तो उन 10 दिनों में आपका पहला और दूसरा दोनों की एक्सपीरियंस आप बता सके प्लीज। जी, पहला तो उतना खास नहीं था, क्योंकि मैं डरा सा मैं सा था, क्योंकि जो सुना था कि फौज। जब आप सेकेंड ईयर में थे एनसीसी में, तब आपने पहला जी, कैंप ज्वाइन किया? जी, जी, सेकेंड ईयर में था मैं, तब पहला कैंप ज्वाइन किया। उस समय तो काफ़ी डरा सा मैं, और कुछ भी कराते थे तो लगता था कि काफ़ी स्पीड से हो रहा है हर चीज़। और सुबह सुबह उठना, मतलब फौज का ही पूरा रूटीन था। सुबह सुबह उठना और एक्सरसाइज करना, पीटी करना, उसके बाद तुरंत क्लास में जाना, नहाने के लिए एक बाल्टी पानी होना। ये मतलब काफ़ी दिलचस्प था।
और डिफिकल्ट। पानी की बड़ी किल्लत होती थी जोड़ी कैंप में यार। मैं भी था। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं इनको लगभग कॉलेज के दिनों से जानता हूँ और ये मेरे एनसीसी में साथ रहेंगे। तो मैं भी इनके साथ एनसीसी के एटीसी कैंप में था। दोनों कैंप में हम लोग जी साथ थे है। जी, दोनों कैंप में साथ ही थे। और जी एरिया कुछ ऐसा था कि वो नया नया ही बनाया गया था। एनसीसी स्पेसिफिक एनसीसी के ट्रेनिंग के लिए ही एक एरिया बनाए हैं रायपुर के बाहर आरंग शहर में। तो वो नया नया था और वहाँ पे थोड़ी सी पानी की टंकी से कुछ पाइपलाइन में कुछ खराबी आ गई थी, तो पानी आना वहाँ पे बहुत मुश्किल था। जी तो हमारे नहाने के लिए टैंकर था, पीने के लिए भी वही टैंकर था। तो हमको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता था कि नहाए कैसे, पिए कैसे, और सुबह 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 उठ के नहाना है। जी जी। तो और उसके बारे में थोड़ा ठंड एक्सपीरियंस चाहिए। ठंड का दिन था, और ठंड का दिन था, इस वजह से तो कई लोग नहाते भी नहीं थे। और वैसे तो हम डेली नहाते थे, क्योंकि वहाँ पे डेली पीटी होता था और दिन भर भागा दौड़ का भरा। डेली वर्दी को धोना, वर्दी को रात को सुखाना, वर्दी को हम लोग आराम से सुखा देते थे सीधे, और जो बचता था थोड़ा बहुत फैन से सूख जाता था। काफ़ी मतलब मैनेजमेंट से भरा हुआ वो कैंप था। हमने काफ़ी मैनेजमेंट के साथ वो कैंप निकाला। लेकिन सेकंड बार जब हम कैंप गए तो काफ़ी कम संख्या में गए, क्योंकि उस समय आरडीपी ना, वो रिपब्लिक डे परेड वालों का भी, बेसिक हाँ आरडीसी, आरडीसी रिपब्लिक डे परेड वालों का भी सिलेक्शन चल रहा था। तो काफ़ी आधे आधे मात्रा में अ, हमने कैंप किया, तो पानी और खाना सब चीज़ तो ठीक ठाक ही मिला। 1 साल हो गया था उस जगह को, इसलिए वहाँ पे पानी की सुविधा सारी चीज़ें पर्याप्त जी थी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम लोग थे और फर्स्ट टाइम कैंप गए थे, तो वहाँ मुझे याद है हम लोग 3-4 बजे रात में टंकी से पानी ऊपर, टंकी से और पानी अपने, हमारा बैरक था फर्स्ट फ्लोर में हमारा बैरक था, जी और टंकी 2 मंजिल चढ़ के हाँ टंकी पे जाना पड़ता था ना। जी जी। तो वहाँ से हमने साथ में भी ऐसा कुछ किया हुआ और पानी। चुरा दे। जी किया किया। तो अगर आप एनसीसी कैंप गए, जी वहाँ से आपको फोर्स ज्वाइन करने में जो आपका एक्चुअल गोल था, मेन गोल ये है कि आपको फोर्स ज्वाइन करना था। जी जी। उसमें आपको क्या मदद मिली? मदद तो वैसे ये मिली कि हमारा जो फिजिकल था, ठीक है, फिजिकल के बारे में वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स ने बताया कि आप ऐसा रनिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये खाइए। जो हमारे पढ़ने का, ठीक है, पढ़ने का, उसको भी हमें बताया कि आप यहाँ से पढ़िए, ये पढ़िए, ज़्यादा है तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में आपको डूब जाना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। वरना ना आप इधर के रहोगे ना उधर के, आप सोचते रह जाओगे कि मैं क्या करूँ। तो मुझे याद है जब हम लोग सेकंड कैंप में थे, जी उस समय आपका बीएसएफ में फिजिकल और रिटर्न जी दोनों आपने पास कर लिया था, जी जी लेकिन मेडिकल में आपका हो नहीं पाया था। जी जी। तो वो क्या रीज़न था? जी उस समय मेरा ये रीजन था कि मुझे वेरिकोज वेन की समस्या थी। तो वेरिकोज वेन, वो क्या होता है? वेरिकोज वेन ये होता है कि आपकी नसें जो है ऐसे जेड जेड टाइप की हो जाती हैं। उससे ये समस्या आती कि आपके नसों में ब्लड का सर्कुलेशन जो है, जहाँ पर वेरिकोज है वहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, और ज़्यादा देर खड़े होने से आपका पाँव भारी लगने लगता है। अ, इस समस्या के कारण मैं मेडिकल अनफिट हो गया था। तो आपने रिटर्न निकाल लिया, जी फिजिकल निकाल लिया, लेकिन मेडिकल, आप मेडिकल आउट हुए बेसिकली। जी जी। तो उस पॉइंट पे आपको कैसा फील हुआ था कि आपने इतना मेहनत किया और मेडिकल में आके आप रुक गए? जी मुझे पहले पता नहीं था कि ये होता है ऐसा करके। मैं तो सोच रहा था कि बस ये स्ट्रक्चर है ऐसा करके। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे अपने आप में लगने लगा कि अब मैं, मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो सकता पोस्ट में ऐसे करके, क्योंकि मुझे इसके इलाज के बारे में पता नहीं था। लेकिन मतलब वो जानकारी ही नहीं थी कि वो एक मेडिकल जी कंडीशन के लिए एक मेडिकल आउट होने का कारण बन स्पीड होने का कारण बन सकता है। सके। तो मैंने बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो देखा इसके बारे में कि ये होता क्या है, और पता चला कि ये होता है। तो मेरे नाना जी एक डॉक्टर हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उनको मैंने पूछा कि नाना जी ऐसी ऐसी समस्या है। उन्होंने मुझे बताया
कि इस समस्या का इलाज हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में, जो हमारे रायपुर में एम्स है, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें गया, लेकिन वहाँ मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल पाया। पहले से काफ़ी अपार्टमेंट थे, और तो समय भी मुझे मेरे लिए कम था। तो रायपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने पता किया, वहाँ पे इसका इलाज 1,10,000 1,20,000 ऐसे, मतलब काफ़ी कॉस्टली बता रहा था। तो नाना जी को फिर से बताया कि मुझे इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने खूब पता किया, और रायपुर के एक हॉस्पिटल में, नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे मुझे भेजा बाई कॉल। उन्होंने कॉल किया, वो तो साथ में नहीं गए, लेकिन मुझे वहाँ पे 70,000 रुपये में इसका इलाज वो मतलब कर दिया गया। ओ, जी। वो ऐसा इलाज नहीं था, मतलब जैसे चीरा वीरा लगाना ये नहीं था। वो वहाँ पर लेजर ट्रीटमेंट होता है, तो ओके। लेजर के थ्रू इसका इलाज किया गया। तो आपकी जो नसें जो जिगजैग हुई थी, जी उसको लेजर से उन्होंने ठीक किया। जी जी ठीक है। जी तो आपने फिर उसके बाद फिर से एसएससी जीडी की तैयारी करी, जी जी फिर से एग्ज़ाम दिया और पास हुए। जी तो जो नया बंदा है, जो नए लड़के, जो नए लड़कियां, और जो भी अभ्यर्थी है, जो नए अभ्यर्थी है, उनको मेडिकल, फिजिकल और रिटर्न, जी अगर आपने पास कर लिया, जी आप अगर उनकी जगह होते, और आपको सारी चीज़ें पता है कि चीज़ें कैसी काम करती है, जी क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप तो अगर आप आज के समय नए भर्ती के लिए परीक्षा दिलाना चाहते हैं, जी जी तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे? जी। मैं आजकल के जो नए अभ्यर्थी है, वो जो तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं उनकी जगह होता, तो जो बेसिक जी के है, जैसे कि डेली रूटीन में होने वाली करंट अफेयर्स। जी करंट अफेयर्स, उनको ज़्यादा गौर देता, क्योंकि वही चीज़ें ज़्यादा आती है। और मैथमेटिक्स का जो लेवल है, वो तो 10th लेवल पे ही आता है। 10th लेवल में जो अपना एनसीईआरटी है, 5th से 10th तक इतना ही आता है। ज़्यादा मैथमेटिक्स में उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी होता है। इसलिए इसके लिए जो उसका सिलेबस होता है, सिलेबस के आधार में पढ़ना उचित होगा मेरे मुताबिक। और मैंने भी वैसे ही पढ़ाई किया था, लेकिन मैथमेटिक्स में उतना वो नहीं था मेरा। तो मैं आपसे बेसिकली ये पूछ रहा हूँ कि वेटेज किस सब्जेक्ट का ज़्यादा होता है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, जी किस सब्जेक्ट को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें तो नंबर कस है, स्कोरिंग। स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते, तो उसको हम क्या छोड़ सकते हैं या उसको बाद में कर सकते हैं, या ऐसा कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसको हम ज़्यादा प्राथमिकता के साथ पढ़ सकते हैं? जी, वैसे तो कहें तो आपका स्कोरिंग हो सकता है, ये मैथमेटिक्स तो हो सकता है, लेकिन उसमें आपको टाइम कम मिलता है। मैथमेटिक्स ऐसा है कि आपने किया तो किया, जी किया तो पूरे नंबर आएंगे, जी नहीं किया तो देखिए तो ये आएगा। एक गिने हैं। और स्कोरिंग के लिए बोले तो जो आपका हिंदी और रीजनिंग, रीजनिंग तो आप एक बार कर दिए तो कर दिए, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक ही आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी भी उसी के आधार पे, मतलब बाई सिलेबस, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो करंट अफेयर्स को यदि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तभी हो पाएगा, वरना उसमें नहीं हो पाएगा आपका। तो करंट अफेयर्स का वेटेज आपके हिसाब से ज़्यादा है, जी या करंट अफेयर्स। आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या था जब आपने तैयारी करी? जी, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही था कि हिंदी हो गया, और जो रीजनिंग हो गया, और मैथमेटिक्स पे कुछ मेरा जी के उतना खास नहीं था। तो जब आपको पता चला जी कि आपने पहले फिजिकल होता है, जी, पहले उसका रिटर्न एग्जाम होता है। पहले रिटर्न होता है, जी कंप्यूटर। तो जब आपने कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम पास किया, जी आपने पहले भी किया हुआ था? जी, एक बार मैंने और किया था, लेकिन उसमें 1 पॉइंट एवरेज 19 ऐसे, 1.19 से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस समय। वो मैंने सेकेंड टाइम और दिया। सेकंड टाइम आपने दिया, जी आपने रिटर्न एग्जाम पास किया, जी फिर आप गए फिजिकल के लिए। जी फिजिकल। फिजिकल आपने पहले भी निकाला हुआ था, जी
तो वो आपके लिए आसान गया होगा। जी, फिजिकल आसान गया, मेडिकल भी आसान गया। और मेडिकल में आपने आपका जो प्रॉब्लम था उसको आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, जी। तो वो भी पास हो गए। जी, जी, दोनों बात। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, जी। तो उस समय आपकी फीलिंग क्या थी? उस समय आपकी अवस्था क्या थी? जी, उस समय तो बहुत खुशी हुई और घर में भी बताया, घर वाले भी बहुत खुश हुए कि हो गया सिलेक्शन। फाइनली सिलेक्शन हो गया। बस यही है कि घर वालों को भी लगा कि लायक वो लड़का कुछ कर सकता है ऐसे करके। अच्छा, जी। तो जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया, जी। फिर आपने आपकी ट्रेनिंग हुई थी दीमापुर में। जी, जी। तो दर्शकों को ये बताइए कि ट्रेनिंग के बारे में आप विस्तार से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ट्रेनिंग जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से गया छत्तीसगढ़ से, तो बाई ट्रेन गया दीमापुर। और दीमापुर जाते ही जैसे गेट से एंट्री लिए तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वो असम राइफल की जो ट्रेनिंग सेंटर की गेट आपने देखी, जी, जी। तो उस समय आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा। जी, जी। मुझे मतलब ऐसा लगा कि बन गए सोल्जर। अच्छा, जी। लेकिन अ, अंदर गए कुछ दिन तो अच्छे से रहे, जैसे कि अपने घर में हैं ऐसे। धीरे-धीरे मैं उखरुल कंपनी में था। कौन सी कंपनी में? उखरुल फर्स्ट में उखरुल कंपनी में मैंने एंट्री लिया था। आप उक्रुल कंपनी में थे। जी। तो दर्शकों को ये बताइए कि कंपनी क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये थोड़ी सी मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी है, जी, वो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जी। तो आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ किस तरीके की हायरार्की थी? किस तरीके का स्ट्रक्चर था? जी। सबसे पहले तो जहाँ बताया मैंने, पहले मैं उखरुल कंपनी के में था। उसके बाद मुझे एक इंस्ट्रक्टर आए जो कि सीटीजी कंपनी ले गए, जो चुंगथांग है, जो सिक्किम में पड़ता है, वो उसके नाम से है। और रहा इसके स्ट्रक्चर का बात, तो मेरे बटालियन में 4 कंपनियाँ थी, उखरुल, तवांग, सीटीजी और सारामती। मैं सीटीजी कंपनी मतलब चुंगथांग कंपनी में ट्रेनिंग किया हूँ। शुरू में हम 220 लड़के थे और ट्रेनिंग क्लास होते होते कुछ लड़के जैसे 10-15 लड़के कम हो गए, क्योंकि मतलब वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। जी, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। उनका कुछ मेडिकल क्राइटेरिया आ गया तो मतलब और कुछ। ट्रेनिंग उनका सिलेक्शन हो गया था जी, जी। और सारे एग्ज़ाम पास करके वो पहुँचे थे। जी, जी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे नहीं कर पाए? जी, हुआ दरअसल ये कि ट्रेनिंग के बीच में जैसे किसी का पैर मतलब जो फिजिकल बॉडी का जो पार्ट्स है वो डैमेज हो जाता है, तो उन्हें अलग से निकाल दिया जाता है कि वो उनको रिकवर होने के बाद में ट्रेनिंग करेंगे ऐसे करके। या तो उनको घर भेज दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, ताकि वो रिकवर होके फिर से आए। हुँ। जी। मतलब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो ट्रेनिंग में भी ये खतरा बना रहता है कि आप मेडिकल आउट हो सकते हैं। जी, मेडिकल आउट हो सकते हैं, लेकिन आपको घर तो भेजा जाएगा, लेकिन रिकवरी के लिए भेजा जाएगा मतलब आपको। टेम्परेरी या वही आपको वही। टेम्परेरी ट्रेनिंग से आउट कर दिया जाएगा, जी। तो उससे आपके पीओपी में फ़र्क पड़ेगा। आप 6 महीने आपका पीओपी डिले डिले हो जाएगा। दूसरा बैच आने पर उनके साथ आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ओके। जी। तो आप ट्रेनिंग का रूटीन कैसा था? ट्रेनिंग का रूटीन तो हमारा शुरू-शुरू में हम 2:30 बजे वो भी जाते थे, क्योंकि हमें एरिया की सफाई भी करनी पड़ती थी और उसके साथ-साथ अपना जो काम है वो भी करना पड़ता था, जैसे कि कपड़े प्रेस करना, कपड़े को धोना। और सुबह-सुबह हमारे अ, 4:30 बजे सीटी लगती थी, और जिसमें बटालियन मार्का ल। अगर मैं एक टाइम टेबल बनाता हूँ, जी, जी। तो जो एक कैडेट कैडेट ही बोलते हैं, रिक्रूट बोलते हैं। रिक्रूट। एक रिक्रूट जो असम राइफल के ट्रेनिंग सेंटर में है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल क्या होगा? एक रिक्रूट के लिए स्टैंडर्ड टाइम टेबल ये हो सकता है कि वो लगभग 3 बजे उठ जाए, ठीक है? क्योंकि हम 3 बजे उठ जाते थे, और 3 बजे उठने के बाद 3:30 बजे एक सीटी लगती थी, जो कि हमारा कंपनी में एक चैंपियन होता था जो हमारे बीच का होता था, वो सीटी। सिटी मतलब? सीटी व्हिसल। अच्छा व्हिसल, जी, ओके, ओके। मतलब उठाने के लिए। जी। उठाने के लिए नहीं,
उठ तो साढ़े 3 बजे जाते हैं, क्योंकि जो बैरकों में संतरी लगाए जाते हैं वो हमें उठा देता था। जी, उठाने के बाद साढ़े 3:30 तक फ्रेश हो जाते थे एवरेज एवरेज, और 3:30 को एक सीटी लगती थी, जो कि हमारे बीच का एक लड़का जिसको हम चैंपियन बोलते हैं वो लगाता था। और सारे अपने अपने ये वार मतलब जो सफाई का इलाका बांटा गया है उसमें चले जाते थे। और उसके बाद 4:30 बजे एक और सीटी लगती थी, जिसमें सारे पीटी परेड के लिए इकट्ठा होते थे। और 5 बजे बटालियन का कॉलिंग होता था। बटालियन कॉलिंग में सारे एक साथ पूरे जो जेसीओ से लेके मतलब ऑफिसर से लेके जेसीओ और अदर रैंक जितने भी और रिक्रूट सारे एक साथ तब पीटी परेड में शामिल होते थे, और उनका सारे का पीटी हो रहा था। जी, पीटी के बाद पीटी के बाद पीटी से हम 7 बज कितने बजे आपका पीटी कर रही होता? 7:10 पे हमारा पीटी क्लोज होता था। पीटी क्लोज होने के बाद हम आते थे, और शॉर्ट टाइम था बिल्कुल। 8 बजे फिर से सीटी लग जाता था क्लास के लिए, और 8:30 में क्लास शुरू हो जाता था। उस शॉर्ट टाइम में हम नहाते भी थे, और अपना जो ड्रेस चेंज भी करते थे, और साथ हम ब्रेकफास्ट भी करते थे। काफ़ी शॉर्ट टाइम था। 30 मिनट के लगभग। जी, क्योंकि 7:10 को छूटता था पीटी, तो आते आते 7:30 ऐसा 7:20 हो जाता था। उसके बाद 8 बजे सीटी लगती थी, 8:30 को क्लास शुरू हो जाता था। क्लास कोर्स में हमें वेपन ट्रेनिंग, जो सिविल लाइफ्स है उसके बारे में ही, लैंग्वेजेस है इसके बारे में, और जो असम राइफल में उसका जो एक्ट है ये, और उसका हिस्ट्री, सारी चीज़ें बताई जाती थी। ये क्लास पोस्ट 1:10 में क्लोज होता था। 1:10 में क्लोज होने के बाद हम 1:20 लगभग हम अपनी लाइन बैरक में पहुंचते थे, और आकर अपना ड्रेस चेंज करते थे, जिसमें हमारा ड्रेस होता था पीटी का ड्रेस वापस। और ड्रेस चेंज करके तुरंत हम अपना खाना खाते थे। खाना खाने के बाद 2:30 बजे फिर से सीटी लग जाता था। 2:30 बजे सीटी लगने के बाद 3 बजे हम ग्राउंड पहुँचते थे। ग्राउंड पहुंचने पर वो था हमारा पीटी परेड, जिसमें हमारा खाना बाहर निकल जाता था। जी, अच्छा, जी। तो मतलब ये वो 3 बजे के बाद जी 3 बजे हमारा पीटी फिर से होता था। आपने 1:30 बजे लंच किया, जी, 3 बजे आपका फिर से पीटी हुआ, जी, जी, और वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पीटी होता। जी। नहीं, उतना हैवी तो नहीं होता था, लेकिन बोल सकते हैं कि जब खाना खाने के बाद शरीर हैवी लगता है तो 3-4 घंटे खाना को पचने में लगता है बोलते हैं। लेकिन वहाँ वो नियम मतलब फॉलो नहीं होता समझो। वहाँ पे अ, बोलते हैं कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ये असम राइफल का समझो ट्रेनिंग का मोटो है ओके, जी, ये जो जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये किसी भी फोर्स में जाओ, चाहे एनसीसी में रहो या आप किसी फोर्स में चले जाओ, जी, जितना रगड़ा उतना तगड़ा सोल्जर होता है। जी। तो पीटी के बाद आपका क्या रूटीन रहता था? पीटी के बाद हम लगभग 4:30 बजे 4:30 को पीटी से छूटते थे। पीटी से छूटने के बाद हम वेरी शॉर्ट टाइम मतलब 5 से 5:15 तक फिर से सीटी लग जाता था। ये होता था रोल कॉल का, जिसमें हमें कल होने वाली जो प्रोग्राम, कल जो होने वाला एक्टिविटी है उसके बारे में बताया जाता था। ओके, जी, 7 बजे आपका रोल कॉल हुआ, जी। उसके 7 बजे नहीं, तो 5:15 जो सीटी लगता था अ, उसमें। 5:15 में आपका रोल कॉल हुआ। जी, 5:15 में सीटी लगता था, ओके, और उसमें वो सीटी लगने के बाद लगभग 6 बजे हमारा रोल कॉल हो जाता था। 6 बजे के बाद हमारा फिर से पीटी या ड्रिल होता था। 6 बजे के बाद रोल कॉल होने के बाद फिर से एक्टिविटी होती थी। जी, फिर से फिजिकल एक्टिविटी या फिर ड्रिल होता था। और ये ड्रिल जी, ड्रिल में क्या होता था? आप जरा ड्रिल के बाद, क्योंकि फोर्स में ड्रिल का बहुत ही ज़्यादा जी, एक महत्व होता है। ये तो आपका ड्रिल का ट्रेनिंग कैसा था, और आपके जो उस्ताद थे डीआई, जी, वो कैसे थे, इसके बारे में बताइए। जी। ड्रिल के बारे में बताएं तो यदि फौज में ड्रिल नहीं होगा तो
जो सोल्जर्स होंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, क्योंकि एक ड्रिल ही ऐसा एक मात्रा समझो चीज़ है जो कि फोर्स को कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि ड्रिल में हमें सिर्फ विश्राम, सावधान, दाहिने मुड़, बायां मुड़ ये नहीं सिखाया जाता। इसमें हमें अदर जो रैंक के सोल्जर्स होते हैं, ठीक, उनके बारे में हमें रेस्पेक्ट, उनका ऑर्डर कैसे फॉलो करना है ये बताया जाता है। तो ड्रिल एक सोल्जर को डिसिप्लिन में रखने के लिए ड्रिल की एक्टिविटी कराई जाती है। जी जी और किसी भी ट्रेनिंग कैंप में सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे सबसे तगड़े गुरुजी होते हैं, जी जी वो एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर को माना जाता है। जी जी तो आपका अपने डीआई के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? ड्रिल उस्ताद जो थे उनके साथ मेरा काफ़ी डरा सहमा सा, मतलब हम लोग शुरू शुरू गए थे तो जब ड्रिल उस्ताद लोग थोड़ा सा आवाज़ भी लगाते तो हम काफ़ी डर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें डंडे भी पड़ते थे, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं थे। हमें बोलते थे ये कर, हम दूसरा करते थे। और मेरे साथ कई सारे, मतलब भारत से, पूरे भारत से लड़के ट्रेनिंग करते थे, जिनको हिंदी पता भी नहीं था, वो अब हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं। उनके वजह से हमने काफ़ी, मतलब दिक्कत हुआ। मतलब ड्रिल के टाइम कोई ये एक गलती किया तो सबको रगड़ा मिला, जी जी यही बोलना चाहता हूँ है ना? मैं कि और जो ड्रिल उस्ताद होता है, क्योंकि मैंने भी आईसीसी में ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं, और हमने तो एक्चुअल यूनिट के साथ भी ट्रेनिंग की है। तो वहाँ जो डीआई होता था, काफ़ी भयानक टाइप जी का व्यक्ति होता है जी डीआई, मतलब उसको कोई हल्के में नहीं ले सकता। जी यदि डीआई रास्ते से गुजर रहा है तो उसका खौफ इतना होता है कि सारे एक साथ डिसिप्लिन में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सजाएं काफ़ी अलग टाइप की होती हैं। वो आपका फिजिकल तगड़ा करने के लिए आपको सजा देंगे। कोई कोई ऐसी एक सज़ा आपको जो मिली है, जो आपको कभी भूल नहीं सकते, ये आप जी थोड़ा सा बताइए। जी एक बार हमें बोला जाता है बटालियन में कि इंक्रीज हो गई। इंक्रीज मतलब तीन की, एक तीन आगे रहेंगे, बाकी इसके पीछे रहेंगे और दौड़ के चलेंगे। बटालियन में हमारा यह है कि कभी भी कोई भी रिक्रूट आ, दौड़ के हरकत करेगा, कभी भी पैदल हरकत नहीं करेगा। यदि ढीला हरकत मस जी पे नहीं। ढीला हरकत नहीं, ये मतलब हमें ये लागू होता है कि हमें सिर्फ दौड़ के हरकत करना है। जैसे ही हम लाइन ब्रेक के बाहर निकले हमें दौड़ के हरकत करनी। तो हम एक दिन जा रहे थे पीटी परेड से, तो रूल के मुताबिक हमें दौड़ के जाना था और इंक्रीज जाना था। हम नहीं जा रहे थे तो सारे को ड्रिल उस्ताद ने रोड पे बिठा दिया, और घुटनों घुटनों के बल चलवाने लगे। वो मैं सज़ा मैं आज तक नहीं भूल नहीं पाएंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी टाइप की सज़ा है। घुटनों में चलना आसान नहीं होता। ठीक है। जी तो आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होता है? जी क्या क्या स्पोर्ट्स आप एक्टिविटी करते थे वहाँ पे? मैं ट्रेनिंग सेंटर में वैसे तो स्पोर्ट्स में नहीं था, बता दूं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। उसके बजाय हमारा स्पोर्ट्स होता था पहले। ये टाइमिंग बता दूं उसका, जब हमारा पीटी परेड होता था उस समय स्पोर्ट्स ही होता था। तो मैं स्पोर्ट्स में तो हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन मैं पीटी करता था, क्योंकि गुरुजी लोग, या हम असम राइफल में उस्ताद लोग को गुरुजी बोलते हैं, को गुरुजी लोग बोलते थे कि आप अपने फिजिकल पे ध्यान ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल ठीक रहा तो आप ट्रेनिंग पूरा कर पाओगे। हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको पार करना होता है, इसीलिए मैं गेम्स में ज़्यादा फोकस नहीं करता था। मैं पीटी पे। मतलब आपका जो फोकस था, वो पूरा आपके जो कोर्स में था, जी जी और कोर्स को अच्छे नंबर से पास करने में था। जी हमारे ट्रेनिंग में ही था। ट्रेनिंग के दौरान आपको आपको अपॉइंटमेंट भी मिला था, यानी कि आप अपने प्लाटून के कमांडर थे, जी जी है ना? तो वो आपने कैसे अचीव किया? और प्लाटून का हेड जो है, जी उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? ये आप दर्शकों को बताएं। जी मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो मेरे प्लाटून का लीडर अरुणाचल का संजय गिरीशो था।
जो कि एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। वो पूरे बटालियन में पूरे फुटबॉल टीम को लीड करता था। तो वो चला गया फुटबॉल खेलने, तो उसके जगह मैं सेक्शन लीडर था पहले। तो मैं सेक्शन 1 का सेक्शन लीडर था, इसीलिए मुझे बोला गया कि आप प्लाटून को लीड कीजिए। तो मैं उस समय से प्लाटून लीडर बन गया। और प्लाटून लीडर का ये जिम्मेदारी होता है कि प्लाटून के जितने भी अ, लड़के हैं, उन उनका जो हेल्थ हो गया, ठीक है, उसको ध्यान देना। सभी सभी टाइम से उठे, और सभी के बारे में आलो की रिपोर्ट होता है, जो कि रात को होता है। रात को 9 बजे के बाद हमारा आलो की रिपोर्ट होता है, बाकी सारे सो जाते हैं। तब हम जाके रिपोर्ट देते हैं कि इतने ऑन बेड है, इतने ऑन ड्यूटी है, ये सीक है, ये एमआई में है, एमआई मतलब मेडिकल में। ये सब रिपोर्ट हम देते हैं। मतलब आपके प्लाटून में कितने बंदे होते हैं? एवरेज एवरेज 36 होते हैं, लेकिन मेरे 35 थे, आपके में क्योंकि 35 थे? जी, क्योंकि मेरे प्लाटून में एक बंदा जिसका हुआ था सिलेक्शन, वो नहीं आई थी। अच्छा, वो ट्रेनिंग में ही नहीं है। जी, वो ट्रेनिंग नहीं है। तो पूरे 35 बंदों की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, जी, जी, क्योंकि आप उस समय प्लाटून के कमांडर थे। जी, तो पूरे के पूरे 35 बंदे, उनका मेडिकल कंडीशन, जी। और वो टाइम से ट्रेनिंग करे, उठना। टाइम से उठना, जी, उनका सबका डिसिप्लिन आपको डिसिप्लिन में रखना था। जी, जी। और अगर वो डिसिप्लिन में नहीं होते हैं तो? यदि प्लाटून के लड़के मेरा बात नहीं मानते थे, तो उस्ताद बोलते थे कि उनको मेरे पास लाओ, और उनको बताते थे कि बात क्यों नहीं, मतलब पूछते थे कि बात क्यों नहीं मान रहे हो। तो उनके पास जाकर वो सुधर जाते थे। तो ट्रेनिंग में आपके वेपन ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं जी। आपने कौन कौन से वेपन्स वहाँ पे यूज़ किया ट्रेनिंग के दौरान? जी, ट्रेनिंग के दौरान हमने स्टार्टिंग में जब हमारा बेसिक ट्रेनिंग था, तो इंसास राइफल का उपयोग किया। 5.56 इंसास राइफल आता है उसको। उसका डीपी राइफल हम क्लास पोस्ट में डेली उसको खोलना जोड़ना, उसके बारे में क्या रोग रोग पड़ते हैं, उसके बारे में जानकारी, उसका रेंज कितना है, और उसकी थ्योरी पूरी? उसकी जो बेसिक थ्योरी होती है उसके बारे में पढ़ाई करते थे। और बेसिक जो ट्रेनिंग हुआ था उसमें हमने उसकी फायरिंग भी की थी। वो उसकी फायरिंग भी एवरेज एवरेज हमारी अच्छी गई, और उसी के बाद हमें छुट्टी भी मिली। ओके। जी, तो आपने फायरिंग टेस्ट कंप्लीट किया, जी, उसके बाद आपको छुट्टी मिली? जी, जी। ओके। और इंसास के अलावा? इंसास के अलावा हमें एडवांस ट्रेनिंग में, जब हम बेसिक ट्रेनिंग के बाद छुट्टी काट के गए, तो हमारा जंगल कैंप होता है और जंगल लैंड शूटिंग होता है। उसमें हमने AK-47 का मॉडिफाई असल्ट राइफल से सिर्फ 20 राउंड फायर किया। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, और उसे हमें बताया गया कि वो हमें सर्विस के दौरान भी दिया जाए। सर्विस के दौरान आपको AK-47 दिया जाए? जी, AK-47 दिया जाए। कितना पावरफुल होते हैं ये वेपन्स? क्योंकि जनरली लोगों को फायरिंग करना, टीवी में देखना, गेम में करना, जी, जी। ये अलग चीज़ें हैं, और रियलिटी में करना अलग चीज़ें हैं। ये उसका इम्पैक्ट क्या होता है थोड़ा सा? जी, रियलिटी में बात करें तो जो इंसास राइफल है 5.56, उसमें सिर्फ बोला जाता है कि यदि वो हमारे नाजुक अंगों में, जैसे कि सिर है और फेफड़ों में फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, उसमें अगर लगेगा तो आदमी मर सकता है। लेकिन अदर जो पार्ट्स है बॉडी में, जो कि मसल हो गए, जी, मसल्स अपने हो गए, पैर हो गए, हाथ हाथ हो हो गए। गया, उसमें लगेगा तो आदमी मरेगा नहीं। ये सिर्फ घायल करने के लिए बनाया गया, ऐसा बोलते हैं। इंसास राइफल जी, जो कि 5.56 mm जी, का है। जी, AK-47 7.62 mm का जी, होता है। जी, तो वो के ज़्यादा बड़ा कैलिबर होता है उसका। जी, उसका कैलिबर भी उतना ही होता है, 7.62। और कहा जाता है कि हमने तो किसी को मारा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यदि AK-47 से फायर करेंगे, तो जहाँ भी वो उसका बुलेट लगेगा, आगे तो छोटा सा छेद होगा, लेकिन पीछे पूरा पूरे ऑर्गन डैमेज। जी, पूरे आयरन डैमेज करके फाड़ के निकल जाता है, ऐसे करके बोलते हैं। ओके, और उससे जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है। जी, तो आप
ट्रेनिंग आपने कितने महीने में कंप्लीट की? ट्रेनिंग तो हमारा महीने क्या बताएं, ऐसे तैसे 11 महीने हो गए, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जब हम गए थे, मैं 10 तारीख को गया था, 10 नवंबर को गया था। 15 नवंबर को हमारा जो ज्वाइनिंग डेट था वो उस दिन था, लेकिन हमारा जो एक्चुअल ट्रेनिंग है वो 11 दिसंबर को शुरू हुआ। तो ऐसे तैसे हमें 11 महीने हो गए। तो 11 महीने में आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी जी और पीओपी ख़त्म करके आप छुट्टी काटने आए घर। जी जी ओके। तो जब आपने पूरी ट्रेनिंग ख़त्म की, जी सारे एग्ज़ाम्स आपने पास किए जी और पीओपी हुआ, तो उस समय आपका कैसा मोमेंट था आपके लिए और आपके पूरे यूनिट के लिए? जी। जब हमने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो हम 2 कंपनी हुँ। ही ड्रिल कर रहे थे पिछले 1 महीने से। और जो 2 कंपनी थी वो जंगल कैंप में थी, क्योंकि 1 महीने का जंगल कैंप होता है। तो जंगल कैंप में शॉर्ट जगह होने के कारण 2 कंपनियां पहले जंगल कैंप किया, उसके बाद 2 कंपनियां बाद में। तो हमने पहले किया, तो हम पहले बटालियन में आ गए, और जो 2 कंपनियां थी वो जंगल कैंप के लिए गई। तो हम काफ़ी दिनों से डील कर रहे थे, और पीओपी में भी हमारी जो कंपनियां हैं, दोनों कंपनी, उससे ज़्यादा लड़के थे, क्योंकि हमारा ड्रिल लंबे समय से चल रहा था। और जैसे पीओपी का तैयारी शुरू हुआ, हमारा 1 तारीख से पीओपी का तैयारी शुरू हुआ। तो 1 तारीख से जैसे ही पीओपी का तैयारी शुरू हुआ, हमें घर की याद आने लगी, क्योंकि ड्रिल इतना खतरनाक हो रहा था कि अ, हमारे घुटने तक जाम होने लग गए थे, घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। लेकिन हमने जैसे तैसे ड्रिल किया, और ड्रिल ऐसे 1 पीरियड 2 पीरियड नहीं होता था कि 40 मिनट फॉलो 40 मिनट। वो दिन भर ही ड्रिल ही होता था, क्लास पोस्ट वगैरह सारे क्लोज हो गए थे। मैंने पीओपी की तैयारी के लिए आपसे जी पूरा ड्रिल के ही प्रैक्टिस की है। जी। लगभग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, कितने दिन? लगभग हमने 10 दिन किए। 10 दिन पर- आपने पूरा ड्रिल किया। और उसके पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक परेड जैसे ही हो रहा। मतलब वो आपका एक क्लास था, जी जी है ना? जी। और जो 10 दिन जो हमने परेड की, वो एक्चुअल जो होता है, जो पीओपी में होता है, वैसे किया। उसके बाद हमने पीओपी अच्छी खासी की। तो पीओपी के लिए आपकी पर्सनली आपकी तैयारी क्या थी? ड्रिल तो सबने किया जी जी और जो ट्रेनिंग है सबने पास किया, एग्ज़ाम भी पास किया। जी आपने पर्सनली पीओपी के दिन किस तरीके से तैयारी की और अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया कि आप अब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप रिक्रूट ना होके एक आप रहा। हो जाएँगे एक राइफ़लमैन। जी तो उस मोमेंट में आपका क्या तैयारी था? जी। मैं सबसे पहले तो परेड में सोचा था कि मैं जैसे कि प्लाटून का लीडर था, तो एक प्लाटून कमांड करूंगा। इसलिए मैंने ड्रिल में प्लाटून कमांडर के लिए अपना वो टेस्ट दिया। लेकिन उस टेस्ट में मेरा ड्रिल उतना अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं हो पाया उसमें। लेकिन मैं एक ग्रुप में, जैसे कि एक प्लाटून में जाके, मुझे मतलब एक प्लाटून में स्थान दिया गया कि आप इसमें ड्रिल कर सकते हैं, सब के, क्योंकि मेरा ड्रिल इतना ही बुरा नहीं था। जी। मतलब लीड नहीं करने का मौका मिला, कोई नहीं आपने करने का मौका मिला। बैकग्राउंड में अपनी भूमिका निभाई। जी, मैंने अपने जो प्लाटून में एक हिस्सा लेकर पीओपी किया। ओके। जी तो उस दिन आपने कैसे तैयारी की? अपने कपड़े कैसे सँवारे? जी अपना सेरेमोनियल ड्रेस कैसे वो होता है ना कि पीओपी एक हाँ हाँ। पीओपी सोल्जर का सबसे इम्पोर्टेंट जी डे होता हिस्सा होता है, है। जी तो उसको अच्छे से करना सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जी जी। तो वो आपने कैसे किया? हमने तो लगभग, हमें उस दिन रात को नींद सोने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और लगभग लगभग हम 2 से ढाई घंटे ही सोए थे उस दिन, क्योंकि हमारा फोकस पूरा पीओपी पे था। पीओपी का जो ड्रेस है, जैसे कि हमारा गोरखा हैट हो गया, हमारी मज़ीद ड्रेस हो गई, उसको उसको तैयार करने में हमें काफ़ी समय लग गया, क्योंकि जो हमारे ड्रिल उस्ताद थे
वो भी ड्रेस को काफ़ी बारीकी से चेक करते थे, जिसके ड्रेस में कुछ कमी नज़र आती थी उसको कुछ अलग ही सजाएं देते थे। जी तो A to Z आपका 100% प्रॉपर सारा ड्रेस होना चाहिए, अच्छी तरीके से उसकी तह बनी होनी चाहिए, उसकी जो आपके प्रेस जूते अच्छे से पॉलिश होने चाहिए। सेरेमोनियल ड्रेस में एक भी गलती आप नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं करते, हम दिखाने के लिए करते हैं लोगों को कि हम कुछ हैं, हमारा ये डिसिप्लिन है ऐसे करके, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल होता है, ना कि कोई स्टेट या विलेज डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ओके, तो दर्शकों को आप ये बताइए कि असम राइफल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे उनके कमांड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया में। जी, असम राइफल्स के कमान के बारे में बोलें तो इनका जो कमान होता है वो इंडियन आर्मी के जो हाई रैंक के अधिकारी होते हैं वो करते हैं। असम राइफल में हाईएस्ट जो रैंक तक आप एक जीडी पर्सन जो पहुंच सकता है वो। जीडी पर्सन यानी कि आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिला है, जी जी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप राइफलमैन बने। जी जी। तो एक जीडी पर्सन जो होता है वो सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो रैंक्स होते हैं वो सारे इंडियन आर्मी से होते हैं। ओके, तो जो हायर रैंक में जो ऑफिसर है वो इंडियन आर्मी आपकी सुपरविजन करती है, जी जी और जो नीचे के रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं और जो उस्ताद होते हैं वो आप असम राइफल्स के होते जी असम राइफल्स के होते हैं। हैं। ओके, तो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पीओपी से आप पास आउट हुए, जी उसके बाद जब आप गेट से बाहर निकले जी और घर आने के लिए आपने इसकी भी एक स्टोरी है कि आपको छुट्टी ऐसे नहीं मिलती, आपको टेस्ट में सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी मिलती है। जी तो जब आप घर आए तो उसमें आपकी फैमिली में रिएक्शन क्या था, आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था। जी। जब मैं फर्स्ट टाइम छुट्टी आया था तो उस टाइम तो मैं चुपके से चला गया, लेकिन जब अभी आए पासिंग आउट पर के बाद तो काफ़ी दोस्तों को बताया कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे करते कि मेरा पासिंग आउट परेड हो गया। मुझे भी बताया था। जी जी। तो उस समय सारे मेरे घर आए थे, और सारे घर आए थे, मुझे बधाइयाँ दी कि आप फौज में हो ऐसे करके, और घर वालों के चेहरे में कुछ अलग ही खुशी थी। जो अभ्यर्थी इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं जी उनके लिए कोई एक साइनिंग ऑफ नोट, उनके लाइफ में आप जैसे आपने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप पास आउट भी हो गए, जी तो एक ऐसी सफलता की कोई एक टिप अगर आप देना चाहें, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में आपके काम आई, तो वो एक सलाह आप जो बच्चे 12वीं में हैं, 10वीं में हैं या कॉलेज में हैं उनको देना चाहते हैं, तो वो एक बात क्या होगी। जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सक्सेसफुल होने के लिए ये बताना चाहूँगा कि यदि आप में एक बेहतर जुनून है जाने का, और मतलब फौज में जाने का, तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। जो कोई यदि आपको सिखाता है तो आप उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। किसी को भी जैसे कि कोई आपको बोलता है कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, तो आप उसके बातों में ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये पूछिए कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। वो आपको रीज़न बताएंगे, उन रीज़नों में सुधार कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, जी और हमारे दर्शकों, हमारे अभ्यर्थियों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए। जय हिंद।